वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र कोरी। आज के इस वीडियो में मैं एनईपी के अंतर्गत बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए जो कंपलसरी पेपर है फाउंडेशन कोर्स पेपर 1, इसका पहला पार्ट भाषा एवं संस्कृति यानी हिंदी भाषा का प्रश्न पत्र लेकर आपके सामने आया हूँ। अंग्रेजी का इसका पार्ट बी जो था वो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, वो आप देख लीजिएगा। ये मेन एग्जामिनेशन है 2024 से ऑटोनोमस कॉलेज का पेपर है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय यानी भोपाल का ऑटोनोमस कॉलेज है ये। जैसा कि आपको पता है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। OMR सीट से आपका एग्जाम होने वाला है। 50 में से मिनिमम मार्क्स 18 होते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा। और ये जितने भी चैनल पर पुराने वीडियो हैं तो आप देखिएगा, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ये वाला पेपर 2024 का है, आप 22 के पेपर देख सकते हैं। 2023 के आप पेपर देखेंगे तो क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए ये PDF मुझे विद्यार्थी ने भेजा है, थोड़ा सा ब्लर है, तो आप लोग थोड़ा सा इसकी आपकी वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ इसको, लेकिन आपको हाई क्वालिटी में देखना पड़ेगा ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता है मातृभूमि। ये किस युग के कवि हैं? तो ये द्विवेदी युग के कवि कहलाते हैं। पहले का बा ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है, मातृभूमि किसकी सगुण मूर्ति है? तो ईश्वर की सगुण मूर्ति है। तीसरा प्रश्न है, मातृभूमि कविता का मूल भाव क्या है? तो मातृभूमि कविता का मूल भाव देश प्रेम है, देशभक्ति है। चौथा प्रश्न है, गुप्त जी अपनी कविता में किसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं? तो ये अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं मातृभूमि के प्रति। पांचवा प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास में गुप्त जी जो हैं खड़ी बोली के कवि हैं। और खड़ी बोली का महाकाव्य हरि आपका हरिवोध जी का है, वो प्रिय प्रवास 1914 यानी 1914 का प्रिय प्रवास पहला खड़ी बोली का उपन्यास माना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न है, शतरंज के खिलाड़ी की रचना प्रेमचंद ने किस वर्ष में की थी? तो ये अक्टूबर 1924 की कहानी है। प्रेमचंद की उर्दू उपन्यासों में किस नाम से साहित्य सृजन किया करते थे? ये देखिए ऐसे प्रश्न जो मैंने सैंपल वीडियो में भी बताए हैं, आप पुराने वीडियो देखिएगा। और एक शतरंज के खिलाड़ी नाम से मैंने पूरे चैप्टर पर वीडियो बनाई है, वो आप जरूर NEP नाम से प्लेलिस्ट है चैनल पर, उसको क्लिक करके देखिएगा। आपने अगर वो वीडियो देख ली तो इस सारे क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद भी अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो मैक्स गेनर का नाम एक मैक्स गेनर प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करिएगा एप्लीकेशन, उसमें आपको फ्री अवेलेबल मिल जाएगा। और ऑनलाइन टेस्ट लगाना है तो बहुत कम कीमत में आपको ऑनलाइन टेस्ट लगाने के लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। प्रेमचंद जी उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो नवाब राय नाम से लिखते थे, याद रखिएगा। धनपत राय श्रीवास्तव उनका वास्तविक नाम था। शतरंज के खिलाड़ी के प्रमुख पात्र कौन है? मीर वाजिद अली शाह, मिर्जा सज्जाद अली। मीर, देखिए मीर और मिर्जा ये दोनों इंपॉर्टेंट है। वाजिद अली शाह भी का भी जिक्र किया गया है, उनका सिर्फ जिक्र किया गया है, उनको गिरफ्तार कर लेती है अंग्रेजी सरकार। तो ये उपरोक्त सभी आ जाएगा इसमें, डी दिए गए विकल्पों में से सभी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9, प्रेमचंद द्वारा लिखी लगभग 350 कहानी किस नाम से प्रकाशित हुई हैं? ये मानसरोवर नाम से कहानियां प्रकाशित है। प्रेमचंद जी की 300 से अधिक कहानी उन्होंने लिखी है। अगला प्रश्न है, जीप पर सवार इल्लियों से जीप पर सवार इल्लियां गद्य की कौन सी विधा है? तो यह एक व्यंग्य विधा है, व्यंग्य निबंध है। लेखक के अनुसार जीप पर कितनी इल्लियां सवार थी? तो लेखक के अनुसार जीप पर 3 इल्लियां सवार थी। बड़ा अफसर, छोटा अफसर और स्वयं लेखक। अगला प्रश्न है, अफसर को किसकी कविता याद आई? तो अफसर को मैथिली शरण गुप्त की याद आई। ये अफसर जो है, ये जीप पर सवार इल्लियां जो ये वाला पार्ट है आपका, इसमें इल्ली उन्मूलन की प्रगति देखने के लिए अफसर जाता है गांव चने के खेत में। तो उसके साथ क्या होता है, जो आपका लेखक है शरद जोशी जी, वो भी जाते हैं। और इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, वो बहुत अच्छी कहानी है, उसको सुनिएगा, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। PPT के माध्यम से मैंने आपको अच्छे से समझाया है, प्रयास किया अच्छे से समझाने का। तो अफसर को वहाँ पर मैथिली शरण गुप्त की कविता याद आती है। और मैथिली शरण गुप्त ये जो अफसर कहता है, मुझे इस ग्राम जीवन को देखकर, ग्राम जीवन पर आधारित यानी गांव के जीवन पर आधारित कविता थी जो मैथिली शरण गुप्त की, जो अफसर को याद आती है जीप पर सवार इल्लियों वाले पाठ में। ये अफसर ने किस क्लास में पढ़ी थी ये कविता, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आप इसमें टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता चलेगा।
मिल जाएगा आपको ऑनलाइन फ्री टेस्ट। अगला प्रश्न है रामायण की रचना मूल रूप से किसने की थी? तो रामायण की मूल रूप से रचना वाल्मीकि जी ने की है, संस्कृत में की है। अगला प्रश्न है रामायण किस युग से संबंधित है? त्रेता युग से संबंधित है। चंपू रामायण की रचना किसके चंपू रामायण की रचना किसने की थी? किसने की थी? तो ये परमार भोज ने की थी। रंग रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो तेलुगु भाषा में लिखी गई है रंग रामायण, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, उत्साह रामचंद्र के कौन से निबंध संग्रह से लिया गया, यानी निबंध संग्रह का नाम बताना है। तो देखिए उन्होंने चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2 ऐसे लिखे हैं, निबंध संग्रह है उनका। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है, उत्साह गद्य की कौन सी विधा है? तो उत्साह जो है गद्य की निबंध विधा है। निबंध लिखा है उन्होंने, किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है 18 प्रश्न, ये हो गया 18वां। 19वां प्रश्न, साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम क्या है? उत्साह है, दा ऑप्शन इसका सही है। कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का नाम क्या है? कर्मण्य है। का भारत एक है निबंध के लेखक हैं रामधारी से दिनकर, ए ऑप्शन सही है इसका, यानी आ। दिनकर के अनुसार प्राकृतिक दृष्टि से भारत के कितने भूभाग हैं? तो जो आपका भारत एक है पार्ट है, दिनकर जी ने पहली लाइन में लिखा है कि अगर हम बाहर से देखें तो भारत को मुख्यतः 3 प्राकृतिक भूभागों में बांटा गया है। 3 प्राकृतिक भूभाग हैं जिनमें बांटा गया है। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न, भारतीय लोगों के खान व पान पहनावे में भेद का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण जो है वो है जलवायु। उन्होंने जलवायु को महत्वपूर्ण माना है। अगला प्रश्न है 24वां, धार्मिक विश्वास की एकता मनुष्य को, ये थोड़ा सा यहाँ देखिए गड़बड़ हो गया है, आगे पीछे हो गया है, ये गड़बड़ हो गया है। धार्मिक विश्वास की एकता मनुष्यों की, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। धार्मिक विश्वास की एकता, मनुष्यों की धार्मिक विश्वास की एकता किसको पुष्ट करती है? खालिस्तान को पुष्ट करती है, ऐसा लिखा है, ऐसा होना चाहिए इसको, है ना। तो किसको पुष्ट करती है? तो ये करती है आपकी वैचारिक एकता को, है ना। वैचारिक एकता है ये, इसका ये आना चाहिए। सांस्कृतिक एकता का है, ये सांस्कृतिक एकता है इसकी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता की सबसे बड़ी बाधा ये भाषा भेद है, ऐसा उन्होंने कहा है। हम निबंध के आधार पर उत्तर देना है। 26वां प्रश्न है, ये ब्लर होगी मुझे पता है, थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत होगी, इसे हाई क्वालिटी पे कर लीजिएगा। 26वां प्रश्न है आदि शंकराचार्य का जन्म दक्षिण भारत के किस राज्य में हुआ? तो केरल में हुआ। केरल में गांव का नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपने पुराने वीडियो देखे होंगे तो आप ये जरूर कमेंट कर सकते हैं। शंकराचार्य ने कितने ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की है? तो शंकराचार्य ने 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की है। श्रृंगेरी मठ कहाँ पर स्थित है? तो ये दक्षिण भारत में कर्नाटका में स्थित है, ये ऑप्शन सही है। आत्मा को आदि शंकर ने किसके समान माना है? तो राजा के समान माना है। तीसरा प्रश्न, अद्वैत दर्शन में ब्रह्मा के कितने स्वरूप की चर्चा की है? तो 3 स्वरूप की चर्चा की है, सद, चित और आनंद, यानी सच्चिदानंद जो हम एक साथ संयोजन करते तो सच्चिदानंद हो जाता है। 31वां प्रश्न, शंकराचार्य ने सर्वप्रथम किस पवित्र मठ की स्थापना की है? तो कौन से मठ की स्थापना की थी उन्होंने? उन्होंने शारदा मठ की स्थापना की थी, और ये उन्होंने अपने माँ के दिए हुए पैसे भी उन्होंने लगाए थे, ऐसा वर्णन है कुछ ग्रंथों में। अगला प्रश्न है आदि शंकराचार्य के गुरु कौन थे? तो आदि शंकराचार्य के गुरु हैं गोविंद भगवता पाद। शंकराचार्य जी ने किस उम्र में संन्यास लिया? तो उन्होंने बहुत जल्दी संन्यास ले लिया था, शीघ्र ही संन्यास ले लिया था। सिर्फ 8 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया था, और 32 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है पर्यायवाची को कहा जाता है समानार्थी भी। फूल का समानार्थी नहीं है पूछा, पुष्प यानी फूल, कुसुम यानी फूल, सुमन यानी फूल, जलज यानी फूल नहीं होता, जलज का अर्थ होता है कमल। अंधकार का विलोम क्या है? अंधकार का विलोम है प्रकाश। निंदा शब्द का विलोम क्या है? निंदा शब्द का विलोम है, क्योंकि यहाँ पर विलोम पूछा है सराहना, प्रशंसा नहीं दिया है। अगर प्रशंसा और सराहना दोनों दिया होता तो सराहना आता। तत्सम का तद्भव विलोम, तत्सम का तत्सम विलोम होता है, और तद्भव का तद्भव ही विलोम होता है, सटीक विलोम जिसे हम कहते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं, 38वां प्रश्न हम देखेंगे। 38वां प्रश्न, मछली के समान आंखों वाली के लिए एक शब्द क्या है? मीन अक्षी। मीन यानी होता है मछली, अक्षी यानी आंख।
तो मीनाक्षी, इसमें कौन सी संधि है? मीन धनक्षी मीनाक्षी, तो इसमें है आपकी दीर्घ स्वर संधि। दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए संधि पर भी मैंने वीडियो बनाया है। संधि के लिए आप क्या करेंगे, इसमें संधि पर वीडियो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में शायद ना हो, बाहर मिल जाएगा आपको, सर्च करेंगे तो। दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए शब्द है स्पर्धा, जो समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द है इतिश्री। सदा, ये भी गड़बड़ हो गया, इसका सेंटेंस इधर उधर हो गया सेटिंग में। ये है कि सदा धन एव, सदैव में कौन सी संधि है? तो यार देखिए, मैंने आपको जो संधि वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि ऐ की मात्रा और औ की मात्रा ने डबल मात्रा ऊपर हो तो हमेशा वृद्धि संधि होती, वृद्धि हो गई मात्राओं की, वृद्धि संधि। नीरस का सही संधि विच्छेद, ये भी उल्टा हो गया, ये बीच में लगना था प्लस तो पीछे पीछे लगा है, क्योंकि अगर ऐसा दिया है ना तो ये होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। वैसे सही क्या होता, अगर ये वाला सही होना चाहिए, नी प्लस रस, नीरस हो जाता, क्योंकि अभी प्लस लास्ट में दिया है। मेरे जहाँ तक मुझे पता है व्याकरण की टंकन की त्रुटि है, कंप्यूटर में सेटिंग की वजह से गलती होगी, ऑप्शन ये सही होना चाहिए, लेकिन अगर ये वास्तव में सही है तो फिर ये सही होना चाहिए। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद, ये भी पीछे लगा हुआ है प्लस, तो हम ये मान सकते हैं। तो सूर्योदय का सही संधि विच्छेद मैं आपको बता देता हूँ, सूर्य धन उदय, तो ये वाला होना चाहिए, सूर्य धन उदय, पर ये उदय ऐसा लगना चाहिए। और सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो सूर्योदय में है गुण स्वर संधि। अगला प्रश्न, हिंदू धर्म का ही सुधारवादी आंदोलन किस धर्म को माना जाता है? तो हिंदू धर्म का ही सुधारवादी आंदोलन बौद्ध धर्म को माना जाता है। निम्न में से कौन सा भाषा का अंग नहीं है? तो भाषा का अंग नहीं है पूछा है, तो अर्थ ध्वनि वाक ये सब भाषा का अंग है। ये वर्णों की बात हो गई, स्वर, क्योंकि ये ध्वनि के अंतर्गत ही आ जाता है, स्वर और व्यंजन। एक भाषा का स्वरूप होता है विस्तृत और परिवर्तनशील, या ए आ और बा दोनों। तो 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा? हमेशा ही होता है एक भाषा का स्वरूप परिवर्तनशील भी होता है और विस्तृत भी होता है, छोटी नहीं होती, तो दोनों आएगा, यानी आपका सी विकल्प इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अवधारणा का स्वरूप कैसा होता है? तो अवधारणा हमेशा जो होती है वो कैसी होती है? अवधारणा हमेशा अमूर्त होती है। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां होती हैं? तो हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां हैं। भाषा विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण भाषा किसे माना गया है? सॉरी, महत्वपूर्ण भाषा, अरे ये क्वेश्चन ही गलत है, गलत क्वेश्चन है, इसका कोई भी आंसर नहीं दे पाऊंगा मैं। क्वेश्चन है भाषा विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण भाषा किसे माना जाता है, ये कोई क्वेश्चन है? अगला प्रश्न है, कलम तथा किताब किस भाषा के शब्द है? तो अरबी भाषा के शब्द हैं। यहाँ पर 50% समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलर प्राइवेट दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये सारा सामान है, आपके एग्जाम के लिए आपका ऑल द बेस्ट। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।